द रीज़न इज़ दैट कि हम क्यों फ़ोकस कर रहे हैं इस कोर्स में ट्रीज़ या ग्राफ के बहुत सारे वेरिएंट्स को, क्योंकि ये बहुत ही वर्सटाइल सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डाटा स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, और इनका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के अंदर जो यूसेज है वो बहुत ज़्यादा है। तो दैट्स व्हाई वी पर्टिकुलरली फोकस ऑन ट्रीज़ एंड ग्राफ इन आवर कोर्स। बाइनरी सर्च, सबसे पहले अगर हम आज के कोर्स आउटलाइन की बात करें आज के लेक्चर की, तो इसमें हम सबसे पहले शॉर्टली देख लेंगे। आप लोग जस्ट रिवाइज कर लेंगे, समझ लें एक तरह से कि ट्री डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं आपके पास। ट्री की कुछ टाइप्स होती हैं, हम उन टाइप्स को देख लेंगे और उनमें से चंद एक टाइप्स को हम आगे जाके यूज़ करेंगे। फिर हम देखेंगे कि बाइनरी सर्च ट्रीज क्या होते हैं। बाइनरी सर्च ट्री एक डाटा स्ट्रक्चर है, हम इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, और फिर ये डाटा स्ट्रक्चर कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, हम उन ऑपरेशंस को वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। अब अगर सबसे पहले बेटा हम इन नटशेल अगर हम ट्री डाटा स्ट्रक्चर को देखें, और अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इन व्हाट सर्कमस्टांसेस वी कैन यूज ट्री डाटा स्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ स्टैक, लिंक लिस्ट, क्यू एंड ऑल द अदर डाटा स्ट्रक्चर्स, तो आप में से हो सकता है कोई ये आंसर कर सकता है कि सर जहाँ पे हमारे पास डाटा में कोई हायरार्की होगी, जहाँ पे डाटा जो है वो इन फॉर्म ऑफ पेरेंट चाइल्ड को रिलेशन बना रहा होगा, तो इन सच सिनेरियो हम जो डाटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं वो ट्री है। एंड दैट्स द ट्रू। जब भी आपके डाटा के दरमियान कोई हायरार्की पाई जाएगी, आप अपने डाटा को पेरेंट चाइल्ड रिलेशन में मैप कर सकते हैं, तो आप अपने डाटा को ट्री डाटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने एक फैमिली ट्री की शेप है, ये बेसिकली ट्री डाटा स्ट्रक्चर भी हमारे पास ऐसे ही होते हैं। इसमें जो सबसे हमारे पास फर्स्ट डाटा एलिमेंट होता है उसको हम रूट कहते हैं, और रिमेनिंग तमाम नोड्स होते हैं वो उस रूट से इनहेरिट होते हैं एक तरह से। कुछ डायरेक्टली इनहेरिट होते हैं और कुछ फिर जिनसे फर्दर नोड्स इनहेरिट होते हैं वो इनहेरिटेंस अपनी कंटिन्यू करते रहते हैं। अगर आप करंट देखें तो ये डस्टी रूट है, और डस्टी के दो चाइल्ड्स हैं, हनी बी एयर और बी रैंडी। इसी तरह हनी बी एयर के फर्दर चाइल्ड्स हैं, और वो फर्दर चाइल्ड्स फर्दर एक्सपैंड हो रहे हैं। किसी भी ट्री के अंदर बेटा जो सबसे पहला डाटा आपका डाटा होता है उसको हम रूट कहते हैं, और नॉर्मली जब हम ट्री की बात करते हैं तो हम उनको नोड से कॉल करते हैं। तो जो सबसे पहला नोड होता है हम उसको रूट कहते हैं, और जो एंड वाले नोड्स होते हैं जिनके कोई चाइल्ड नहीं होते हम उनको लीफ से प्रोनाउंस करते हैं। Here is a formal definition of tree data structure. A tree is a finite set of one or more nodes such that a special designated node called the root and all the remaining nodes in the trees are partitioned into n greater than or equal to 0 disjoint set t1 up to t of n, where each of set is called a subtree. बेटा अगर मैं इसकी इन शॉर्ट फॉर्म में इसकी एक्सप्लेनेशन करूं, तो एक ट्री डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हमेशा एक फाइनाइट सेट ऑफ नोड्स होते हैं। उन तमाम नोड्स में से कोई एक नोड जो है वो डेडिकेटेड होगा फॉर रूट, यानी तमाम नोड्स में से हमेशा कोई एक नोड जो है वो एज ए रूट का काम करेगा, और बाकी जितने भी रिमेनिंग नोड्स होंगे उस रूट नोड के अलावा वो एज ए सब ट्री और डिसजॉइंट सेट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। डिसजॉइंट सेट से क्या मुराद है कि अगर एक आपके पास नोड है और उसकी दो ब्रांचेज हैं, उसकी लेफ्ट ब्रांच और राइट ब्रांच है, तो उसकी लेफ्ट और राइट ब्रांच में को आप या तो सब ट्री भी कह सकते हैं अगेन, या फिर आप एक तो वो सब ट्री भी होंगे और दूसरा वो डिसजॉइंट सेट भी होंगे। डिसजॉइंट सेट से क्या मुराद है कि जो नोड्स लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे वो राइट साइड पर एप्लीकेट नहीं होंगे, और जो राइट पे आएंगे वो लेफ्ट पर एप्लीकेट नहीं होंगे। अगर मैं इसी डेफिनेशन को प्रीवियस एग्जांपल के ऊपर मैं मैप करूं, तो देखें यहाँ पे हमारे पास कुछ सेट ऑफ नोड्स हैं। उन सेट ऑफ नोड्स में एक डेजिनेटेड नोड है जिसको रूट नोड का नाम दिया गया है। अगर आप रिमेनिंग नोड्स को देखें तो रिमेनिंग नोड्स आपके दो तरह से एक्सपेंड हो रहे हैं। एक लेफ्ट एक्सपेंड हो रहा है आपके पास ट्री फर्दर, और दूसरा राइट एक्सपेंड हो रहा है। अब हम इन लेफ्ट और राइट को फर्दर जो है वो हम फर्दर सब ट्रीज भी कह सकते हैं। ये हनी बी एयर जो है ये फर्दर एक सब ट्री हो जाएगा जिसके अपने चाइल्ड होंगे। इसी तरह फिर अगर आप टैरी को देखें तो टैरी को आप एज ए सब ट्री कंसिडर कर सकते हैं। तो इन तमाम सब ट्रीज को हम T1 T2 T3 अप टू T ऑफ n से प्रोनाउंस करते हैं, और हम ये कहते हैं कि एवरी जो टी होगा हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक, वो दूसरे टी से बिल्कुल डिस्टिंक्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इस ट्री की लेफ्ट साइड को देखें और राइट साइड को देखें,
कोई भी नोड जो है वो रेप्लिकेट नहीं होगा, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल डिसजॉइंट सेट। एक डिसजॉइंट सेट बेटा एक ऐसा सेट होता है, यानी दो सेट है, अगर उनके दरमियान कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो हम उनको डिसजॉइंट सेट्स का नाम दे देते हैं। अच्छा बेटा, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि ट्रीज में हम कंटिन्यूसली यूज करेंगे। अब मैं इनमें इन तमाम टर्मिनोलॉजीज को नहीं डिस्कस करूंगा, आपने इनको डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, लेकिन चंद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं उनको पढ़ूंगा। अ, एक तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि तमाम नोड में से एक नोड जो है वो ट्री रूट नोड होगी, और अगर दो नोड्स कनेक्टेड हो रही हैं तो उनके दरमियान जो कनेक्शन है वो एज कहलाता है। यानी हमेशा दो रूट्स के दरमियान, दो नोड्स के दरमियान जो जो लाइन जो बार उनको कनेक्ट करेगी हम उसको एज कहते हैं। इसी तरह ये चार टर्मिनोलॉजीज जो है वो इम्पोर्टेंट है। उनमें सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है बेटा वो डिग्री। डिग्री दो तरह की होती है आपके पास, एक होती है ट्री की डिग्री और एक होती है हर नोड की डिग्री। हर नोड की अपनी अलग डिग्री हो सकती है और एक फिर ओवरऑल हमारे पास एक ट्री की डिग्री होती है। इन नटशल डिग्री से मुराद होता है बेटा नंबर ऑफ चाइल्ड्स। अगर आप नोड की डिग्री की बात करें तो आप कहते हैं कि उस नोड के कितने नंबर ऑफ चाइल्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि सी की डिग्री क्या है तो आप कह सकते हैं कि सी की डिग्री जो है वो 2 है, क्योंकि सी के नंबर ऑफ चाइल्ड जो है वो 2 है हमारे पास यहाँ पे। सिमिलरली जो लीफ नोड होते हैं, जो बिल्कुल एंड वाले नोड होते हैं, उनको हम लीफ नोड कहते हैं, और लीफ नोड की जो डिग्री होती है वो हमेशा 0 होती है, उनका फर्दर कोई चाइल्ड नहीं होता। इसी तरह अगर हम किसी भी ट्री डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हम ट्री ऑफ डिग्री की बात करें कि किसी ट्री की डिग्री क्या होती है, तो किसी ट्री के अंदर पाया जाने वाला वो नोड जो कि सबसे ज्यादा चाइल्ड कंटेन करता है, जो उसकी डिग्री होगी वही ट्री की डिग्री होगी। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास, अगर आप इस सामने वाली एग्जांपल में देखें तो मल्टीपल नोड्स है, हर नोड्स के नंबर ऑफ चाइल्ड जो है वो डिफरेंट है। अब अगर आप देखें तो मुझे यहाँ से अगर इस ट्री की डिग्री निकालनी है तो मुझे उस नोड को आइडेंटिफाई करना होगा जिसके सबसे ज्यादा चाइल्ड हैं। तो सी के 2 चाइल्ड हैं, ए के भी 2 चाइल्ड हैं, बी के 3 चाइल्ड हैं, बी के हाईएस्ट चाइल्ड है। तो इसका मतलब है कि इस ट्री की जो डिग्री है वो भी 3 है। यानी हम डिग्री से ये पता चला सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर नोड जो है वो सबसे ज्यादा जो चाइल्ड रखता है वो कितने चाइल्ड रखता है। इसी तरह बेटा हमारे पास तीन और जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसमें, और वो इंटर रिलेटेड हैं, उनको केयरफुली अंडरस्टैंड कीजिएगा क्योंकि हम आने वाले लेक्चर्स में उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। उनमें एक टर्म है डेप्थ। डेप्थ ऑफ डेप्थ ऑफ अ नोड भी होती है और डेप्थ ऑफ अ ट्री भी होती है। ये आपको सामने जो सर्कल शेप दी गई है वहां पे भी डेप्थ को रिप्रेजेंट किया गया है। डेप्थ ऑफ नोड से क्या मुराद है बेटा, किसी भी पर्टिकुलर नोड की जो डेप्थ है वो उस नोड से लेके उसके मैक्सिमम पाथ टूवर्ड लीफ की तरफ जितने भी एजेस आएंगे हम उसको उसकी डेप्थ कहते हैं। अब अगर सबसे बेटा पहले मैं पाथ की बात करूं तो पाथ हम कहते हैं ये किसी भी एक स्पेसिफिक नोड से लेके किसी दूसरी स्पेसिफिक नोड तक जाने वाले रास्ते को हम पाथ कहते हैं। यानी उसके दरमियान आने वाले एजेस को हम पाथ कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए से ई तक देखूं तो ए से ई तक का जो पाथ है वो है ए टूवर्ड बी, और बी से फिर आप ई में आएंगे, तो ये आपका एक पाथ हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं ए से जे तक देखूं तो एक जो मेरे पास पाथ है पॉसिबल वो ए बी ई और जे है। अच्छा, ट्री के अंदर आप हमेशा रूट से स्टार्ट करते हैं, ट्रैवर्स करना, हमेशा रूट आपके पास मौजूद होता है और आप रूट से बाकी एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। और आप हमेशा पेरेंट से चाइल्ड की तरफ मूव कर सकते हैं, चाइल्ड से पेरेंट की तरफ आप मूव नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर आपने पाथ देखना होगा तो आप हमेशा रूट से पाथ देखेंगे। अब डेप्थ ऑफ अ नोड क्या है, किसी भी स्पेसिफिक नोड से लेके उसके उस लीफ तक का फासला इन फॉर्म ऑफ एजिस, जिसमें नंबर ऑफ एजिस जो है वो सबसे ज्यादा होंगे। इसको हम एक मिसाल के साथ ऐसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बी को देखें तो बी के साथ आप बहुत सारे पाथ हैं जिनके थ्रू आप लीफ तक रीच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक पाथ है डी, बी से डी तक आप लीफ पे जा सकते हैं, और इस पाथ में जो आने वाले नंबर ऑफ एजेस है वो आपके पास है सिर्फ एक एज।
इसी तरह बी से एफ तक अगर आप देखेंगे तो एक एज के साथ आप लीफ पे पहुंच जाते हैं। बट अगर आप बी से लेके आई तक देखें तो आपको जो नंबर ऑफ एजेस मिलेंगे वो 2 मिलेंगे। एक बी से लेके ई का एज है और एक ई से लेके आई का एज है। सिमिलरली बी से जे तक भी आपको 2 एजेस मिलेंगे। इसका मतलब है कि बी से अगर हमने किसी भी लीफ तक पहुंचना है तो उसका जो हमें मैक्सिमम पाथ मिल रहा है वो 2 एजेस का मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं इस बी की जो डेप्थ है वो हमारे पास 2 है। सॉरी, ये उल्टा हो गया। ये बेटा मैं आपको हाइट का बता रहा हूँ, डेप्थ का नहीं बता रहा। हाइट में क्या होता है कि हम देखते हैं कि उस नोड से लेके किसी भी नोड से लेके उसके लीफ तक हमें मैक्सिमम जहाँ पे एजेस आएंगे हम उन एजेस को काउंट करके उसकी हाइट बता सकते हैं। जो डेप्थ होती है बेटा वो उस नोड से लेके रूट तक की जो हाइट होती है हम उसको उसकी डेप्थ कहते हैं। इसी तरह अगर हमने किसी ट्री की डेप्थ फाइंड करनी है तो फिर हम क्या फाइंड करेंगे, हम मैक्सिमम जो हमारे पास लीफ होगा हम वहां से लेके रूट तक का डिस्टेंस देखेंगे। और जब हम हाइट की बात करेंगे तो हम रूट नोड थे जो सबसे लंबा पाथ होगा हम उस पाथ को कंसीडर करेंगे टूवर्ड लीफ। अगर सबसे लॉन्गेस्ट पाथ देखें आप एजिस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ए से आई तक का सबसे लॉन्गेस्ट पाथ है, या ए से जे तक का लॉन्गेस्ट पाथ है, या आप ये कह सकते हैं ए से के तक का भी लॉन्गेस्ट पाथ है। तो आप तमाम चूंकि लॉन्गेस्ट पाथ में नंबर ऑफ एजिस जो है वो सेम है तो लिहाजा हम कह सकते हैं इस ट्री की जो हाइट है हमारे पास वो 1 2 3 है। और अगर हम डेप्थ की बात करें तो हर नोड की अपनी डेप्थ होती है। फॉर एग्जांपल जो रूट नोड होता है बेटा उसकी डेप्थ 0 होती है। कैसे? क्योंकि रूट से रूट तक जो डिस्टेंस होता है वो 0 होता है। इसी तरह अगर हम बी से रूट तक का डिस्टेंस देखें तो हमें डेप्थ 1 मिलेगी। इसी तरह अगर हम ई से रूट तक का डिस्टेंस देखें तो हमें डेप्थ 2 मिलेंगी। तो डेप्थ से क्या मुराद है मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ क्योंकि प्रीवियसली मैं आपको बता हाइट रहा था और डिफाइन डेप्थ कर रहा था। डेप्थ होता है बेटा किसी भी नोड से लेके रूट तक का डिस्टेंस, और हाइट होता है किसी भी नोड से लेके लीफ तक का डिस्टेंस। और अगर मल्टीपल डिस्टेंस है तो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस आपने सपोज करना होता है। हाइट ऑफ अ ट्री हम इसको बार बार यूज करेंगे क्योंकि तमाम ऑपरेशंस की जो कॉस्ट आएगी हमारे पास वो नॉर्मली डिपेंड करती है ट्री की हाइट क्या है। हम हमेशा चूंकि ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे रूट के साथ और मैक्सिमम जो चांसेस होंगे हमारे पास वो ये है कि हम लीफ तक रीच करेंगे। तो लीफ से रीच करने से ये मुराद है कि हम जितनी भी उसकी हाइट होगी और हम उसकी मैक्सिमम साइड को हम वर्स्ट कंसिडर करेंगे कि ये मैक्सिमम साइड है तो ये वर्स्ट है, तो हम बार बार जो है ये हाइट का कॉन्सेप्ट जो है इसको यूज करेंगे। सिमिलरली बेटा हर ट्री के अंदर कुछ लेवल्स होते हैं। लेवल्स को आप यूं कह सकते हैं कि हर नोड की जो हाइट होती है अगर आप उसमें डेप्थ +1 कर देंगे तो आपके पास उस ट्री का वो लेवल आ जाएगा। दूसरे लफ्जों में हम लेवल को यूं भी बयान करते हैं कि जितने भी चाइल्ड किस इन फॉर्म ऑफ सिबलिंग्स होते हैं, सिबलिंग्स हम ये कहते हैं उन चाइल्ड को जो कि आपके पास सेम लेवल्स के ऊपर आ जाते हैं। या आप यूं कह लें सिबलिंग्स जिनका पेरेंट एक ही नोड होता है तो वो नोड आपस में सिबलिंग कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल बी और सी जो है ये सिबलिंग है क्योंकि इनका पेरेंट नोड एक ही है। डी ई एफ जो है ये बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तीनों सिबलिंग्स हैं क्योंकि इनका पेरेंट बी है। तो जितने भी सिबलिंग्स आपके पास नोड्स होते हैं वो सारे नोड्स एक लेवल पे होते हैं और लेवल को आप हमेशा स्टार्ट करते हैं 1 के साथ। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लेवल बेटा ये हो जाएगा, मेरे पास एक लेवल ये हो जाएगा जिसके ऊपर रूट नोड है। फिर बी और सी सिबलिंग्स हैं तो ये मेरे पास लेवल 2 हो जाएगा। फिर इसी तरह अगर आप ये तमाम नोड देखें तो इन सब का लेवल एक ही है तो हम इनको लेवल 3 कह सकते हैं। फिर अगर आप इन तमाम नोड्स को देखें आई जे और के को तो ये एक ही लेवल के ऊपर हैं तो हम इनका लेवल 4 कह सकते हैं। तो अगर आप लेवल को अनदर वर्ड देखेंगे तो आपको ये हमेशा डेप्थ +1 मिलेगा। डेप्थ +1 कैसे मिलेगा बेटा आपको? अगर आप देखें तो जो रूट नोड है उसकी डेप्थ 0 थी, अगर हम इसमें +1 कर दें तो ये जिस लेवल पे है हम उसको एज ए 1 लेवल डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप बी की डेप्थ देखें तो बी की डेप्थ 1 है। अब अगर हम इसमें +1 करें तो हमें इसका लेवल मालूम हो जाएगा। सिमिलरली सी की भी डेप्थ 1 है। अब अगर इसमें हम 1 ऐड करें तो हमें इसका लेवल मालूम कर सकते हैं।
तो अगर हमें किसी नोड की डेप्थ पता है तो उसमें +1 करेंगे तो हमें उसका लेवल भी मालूम हो जाएगा, या फिर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड भी लेवल्स को देख सकते हैं कि हम इस चीज़ को कंसीडर करते हुए कि कितने नोड्स जो हैं वो एक ही स्टेज के ऊपर हमारे पास आ रहे हैं। इसी तरह बेटा किसी भी ट्री के अंदर अगर आपको उस ट्री की हाइट पता है तो बाय यूजिंग अ फॉर्मूला 2⁻⁻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 ⁻
यानी इस फॉर्मूले के साथ आप ये देख सकते हैं कि करंट इस हाइट के ऊपर जो मैक्सिमम नोड्स हैं वो कितने हो सकते हैं। ऑल्दो के नोड्स की तादाद वो मैक्सिमम भी हो सकती है या फिर उससे कम भी हो सकती है, बट ये फॉर्मूला जो है ये मैक्सिमम फाइंड करने के लिए है। फॉर एग्जाम्पल जब हम कहते हैं कि हमारा जो ट्री है उसकी हाइट 2 है, तो इसका मतलब है कि वो ट्री जिसकी हाइट 2 होगी उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स होने के चांसेस होंगे वो 2 की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 3 चांसेस होंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बेटा ये कुछ टर्म्स थी जिनको हम अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो आपको डेप्थ क्या है, हाइट क्या है, लेवल्स क्या होते हैं इनका पता होना चाहिए, डिग्री क्या होती है आपको इनका पता होना चाहिए। ये ऑन नेक्स्ट स्लाइड बेटा एक एग्जांपल के ऊपर सेम चीज़ों को दोबारा मैप करके भी दिखाया गया है। ये जो ग्रीन साइड पे नंबर लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री को, और जो आपके पास रेड फॉर्म ऑफ नंबर्स है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पास, आप इनको ये भी कह सकते हैं कि ये लेवल्स को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दैट्स इट, ये लेवल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये साथ साथ आपके पास बताया भी हुआ है बेसिकली कि किसी ट्री की डिग्री क्या है, हाइट ऑफ अ ट्री क्या है, नोड्स कितने हैं। बेटा ये जो प्रीवियसली जितनी भी मैं टर्मिनोलॉजीज आपके सामने एक्सप्लेन करके आया हूँ ये फर्दर उन्हीं की डिस्क्रिप्शन हैं, आप इनको एक दफ़ा सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा। अब बेटा ये तो बात होगी हमारे पास ट्री की। एक ट्री जो होता है, जब हम कहते हैं एक सिंपल ट्री, तो एक सिंपल ट्री के अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं होती, कोई भी नोड जो होता है वो कितने भी चाइल्ड रख सकता है। फॉर एग्जांपल आपको एक नोड ऐसा भी मिल जाएगा जिसकी डिग्री जो है वो 5 होगी, एक नोड ऐसा भी मिल जाएगा जिसकी डिग्री जो है वो 7 होगी, यानी एक पेरेंट के 7 चाइल्ड भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम ट्री के साथ वर्ड अटैच कर देते हैं बाइनरी का, यानी हम डेफिनेशन करें जब बाइनरी ट्री की, तो बाइनरी ट्री में फिर हमारे पास कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। एक बाइनरी ट्री के अंदर आपके पास जो नंबर ऑफ डिग्री होगी वो हमेशा बेटा रिजाइड करेगी बिटवीन 0 to 2, यानी आपका जो डिग्री है वो कभी भी 2 से ज़्यादा नहीं होगी। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री होगी वो आपके पास 2 होगी, और मिनिमम नंबर ऑफ डिग्री क्या हो सकती है आपके पास, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। यानी अगर आपके पास एक ऐसा ट्री है जिसके अंदर किसी भी नोड के मैक्सिमम चार्ज जो हैं वो 2 हैं या 2 से कम हैं, तो आप ऐसे ट्री को बाइनरी ट्री कह सकते हैं। 2 से कम होने से मुराद क्या होता है कि अब या तो वो 1 है या 0 है, क्योंकि माइनस में कभी भी चाइल्ड नहीं होते। अगर किसी भी ट्री के चाइल्ड, किसी भी ट्री के अंदर किसी भी एक नोड के चाइल्ड अगर मोर देन 2 हो जाएंगे, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये ट्री तो है बट ये एक बाइनरी ट्री नहीं है। बेटा कंप्यूटर में जो मोस्ट ऑफ एप्लीकेशंस हैं वो आपके पास बाइनरी ट्री की हैं। उसकी एक रीज़न ये होती है कि क्योंकि ट्री जो होता है वो कोई बना बनाया डाटा स्ट्रक्चर नहीं होता, आप इसको खुद डिवेल्प करते हैं बाय यूजिंग द स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो आप थ्रू स्ट्रक्चर्स के आप खुद इनको क्रिएट करते हैं, खुद बनाते हैं, तो फिर अगर आप चाइल्ड नंबर ऑफ चाइल्ड्स बढ़ाते जाएंगे तो आपके पॉइंटर्स बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अगर एक नोड के 6 चाइल्ड हैं तो उनको 6 का एड्रेस स्टोर करना पड़ेगा। और एक नोड है जिसके पास एक ही नोड उसका चाइल्ड है, एक के 6 हैं सेम ट्री के अंदर हैं, तो अब आपने जो पॉइंटर क्रिएट किए होंगे वो मैक्सिमम 6 क्रिएट किए होंगे। अब एक नोड एक ही चाइल्ड रख के बैठा हुआ है तो 5 पॉइंटर्स आपके वहाँ पे वेस्ट हो जाएंगे। तो लिहाजा जो मोस्ट ऑफ एप्लीकेशंस आपको मिलेंगी इन कंप्यूटर साइंस वो आपको हमेशा बाइनरी ट्री की ही मिलेंगी। अच्छा बेटा, बाइनरी ट्री को हम फिर फर्दर कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। मैं इन तमाम कैटेगरीज को क्विकली जो है वो गो थ्रू कर लेता हूँ। बहुत आसान है, आप इनको आराम से अंडरस्टैंड कर लेंगे।
बाइनरी ट्री के अंदर फिर हमारे पास एक उसकी कैटेगरी है फुल बाइनरी ट्री की। एक फुल बाइनरी ट्री बेटा ऐसा ट्री होता है जिसमें नंबर ऑफ चाइल्ड या तो 0 होगा या 2 होंगे, यानी किसी भी नोड के नंबर ऑफ चाइल्ड जो है वो एक नहीं होंगे। जैसा कि आप नीचे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एवरी नोड हैज एग्जैक्टली आइदर 2 चाइल्ड और नो चाइल्ड। तो दरमियान में जो 1 है हम उसको उड़ा देते हैं, यानी हम इसको मैथमेटिकली इस ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, रादर देन कि मैं इनको सेट की फॉर्म में डिफाइन करूं, मैं इनको एलिमेंट्स के साथ एक इस बेस के साथ जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं 0,2 लिखूंगा। तो इसका मतलब है कि मैं रेंज नहीं बता रहा, बल्कि मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो वैल्यूज हैं वो 0 है या फिर 2 है, दरमियान में कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह बेटा कोई बाइनरी ट्री एक कंप्लीट बाइनरी ट्री भी हो सकता है। एक कंप्लीट बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसके इंटरमीडिएट नोड जो होते हैं वो कंप्लीटली फिल होते हैं, और उन और इस ये ऐसा ट्री होता है जिसको लेवल बाय लेवल फिल्ड किया होता है। और जब हम लेवल बाय लेवल फिलिंग की बात करते हैं तो फिर फिलिंग का एक ऑर्डर होता है, जब तक आप उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप अपने ट्री को फिल नहीं करेंगे। वो ऑर्डर ये होता है कि सबसे पहले आपके पास रूट आएगा, फिर लेफ्ट आएगा, फिर राइट आएगा, यानी कभी रूट और राइट नहीं आ सकता जब तक आपके पास लेफ्ट नहीं आएगा। अगर एक ट्री को लेवल बाय लेवल फिल किया गया है तो ऐसे ट्री को हम कंप्लीट बाइनरी ट्री कहते हैं। कंप्लीट बाइनरी ट्री में आइदर तो आपके अगर तो आपका जो आपके पास नंबर ऑफ चाइल्ड्स हैं वो 2 ही हैं लास्ट नोड्स के, तो फिर तो वो सेम लेवल पे होंगे। लेकिन अगर लास्ट लेवल पे कोई एक नोड ऐसा है जिसके पास एक चाइल्ड रह जाता है तो एक चाइल्ड हमेशा लेफ्ट साइड पे आएगा, क्योंकि पहली प्रायोरिटी जो है वो लेफ्ट साइड की होती है। अगेन बेटा अब अगर मैं लेवल बाय लेवल की बात करूं, इसको आपने बेटा लाजमी माइंड में रखना है। हम आने वाले चंद एक लेक्चर्स में कंप्लीट बाइनरी ट्री को फोकस करेंगे काफी ज्यादा, तो फिर मैं रिपीट नहीं करूंगा कि कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होती है। लेवल बाय लेवल से क्या मुराद है बेटा, फॉर एग्जांपल मेरे पास 15 नोड हैं या मेरे पास 6 नोड्स हैं। अब 6 नोड्स के साथ मैंने एक ट्री बनाना है तो मैं ट्री की फिलिंग जो है वो लेवल बाय लेवल करूंगा। अब 6 नोड्स की लेवल बाय लेवल फिलिंग कैसे होगी, मैंने ऑर्डर आपको बता दिया कि पहले आप रूट रखेंगे, फिर लेफ्ट और फिर राइट। तो पहले रूट आया पहला नोड, फिर मैंने जो सेकंड नोड बनाना है वो लेफ्ट का बनाना है। अब यहाँ तक ये जो मेरे पास ट्री है बेटा ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, क्योंकि ये लेवल बाय लेवल फील्ड है, इसमें एक रूट है और एक लेफ्ट है। अब अगर अगला नोड आएगा तो वो राइट साइड पे आएगा। अभी भी ये जो ट्री है ये लेवल बाय लेवल फील्ड हो रहा है, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अब अगेन पहला चांस किसको देना है आपने, लेफ्ट को, और फिर लेफ्ट के भी लेफ्ट को चांस देना है। तो हमेशा अपने लेफ्ट रूट और राइट कंसीडर करेंगे आप। तो सॉरी रूट का लेफ्ट और पहले लेफ्ट कंसीडर करेंगे फिर राइट कंसीडर करेंगे। अब अगर आप इस लेफ्ट को एज ए रूट कंसीडर करें तो फिर आपने अगेन पहले इसका लेफ्ट कंसीडर करना है। अब यहाँ तक अगर मैं इस ट्री को देखूं तो ये लेवल बाय लेवल फील्ड है। अब फॉर एग्जाम्पल अगला चाइल्ड जो है मैं इसका राइट छोड़ के मैं राइट का कोई नोड क्रिएट कर देता हूँ, तो अब ये लेवल बाय लेवल फील्ड नहीं होगा, तो अब ये कंप्लीट ट्री भी नहीं है, क्योंकि लेवल के अकॉर्डिंग जो अगला नोड आना था वो पहले यहाँ पे आना था। तो अगर यहाँ पे एक नोड आ गया, अब ये नोड जो है ये राइटली है, अब ये टूवर्ड लेफ्ट साइड है, एक ही नोड है, तो ये एक कंप्लीट ट्री है। अब अगला लेवल क्या होगा बेटा, मेरे पास जो नेक्स्ट नोड आएगा वो यहाँ पे आएगा। अब अगला चांस मैंने किसको देना है, पहले मोस्ट लेफ्ट को देना है, और मोस्ट लेफ्ट को भी उसको एज ए रूट कंसीडर करूंगा, फिर उसके लेफ्ट और राइट पहले ड्रॉ करूंगा और फिर मैं ऐसे लेवल के साथ चलता हुआ आऊंगा। तो अगर एक ट्री इस अंदाज से बना हुआ है तो हम इसको कंप्लीट बाइनरी ट्री कहते हैं। कंप्लीट बाइनरी ट्री में बेटा अगेन रिपीट करता हूँ, अगर कोई एक नोड होगा एट द एंड, तो वो एक नोड हमेशा आपके पास लेफ्ट चाइल्ड के तौर पे आएगा, कभी भी राइट चाइल्ड के तौर पे नहीं आएगा। जब वो राइट चाइल्ड के तौर पे बनेगा तो फिर लेफ्ट भी आ चुका होगा, तो वो फिर एक नोड नहीं रहेगा, वो फिर इस एक नोड के 2 चाइल्ड बन चुके होंगे। जैसा कि आप इस नीचे वाली एग्जांपल में देख सकते हैं कि आपके पास 2 ट्रीज की एग्जांपल है एज ए कंप्लीट बाइनरी ट्री। अगर आप फर्स्ट एग्जांपल को देखें तो ये भी लेवल बाय लेवल कंप्लीट फील्ड है, और दूसरी को देखें तो ये लेवल बाय लेवल कंप्लीट फील्ड है, लेकिन इसमें लास्ट लास्ट एंड पे आके सिर्फ एक नोड बच गया था ट्री का, तो उसको टूवर्ड लेफ्ट साइड एडजस्ट किया गया है। तो इसका मतलब है कि ये भी लेवल बाय लेवल ही फिल हो रहा है। अच्छा बेटा अब ये कुछ डेफिनेशन ओवरलैप भी करेंगी। अब अगर आप कहें कि सर ये जो कंप्लीट बाइनरी ट्री है क्या ये फुल बाइनरी ट्री भी होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ चाइल्ड या तो 0 है या 2 है, तो यस। अब एक कंप्लीट बाइनरी ट्री हो सकता है कि एक फुल बाइनरी ट्री भी हो, और ये भी पॉसिबल है कि एक फुल बाइनरी ट्री भी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री हो, तो इन इनमें कुछ ओवरलैपिंग भी हो सकती है।
इसी तरह बेटा एक परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या होता है? एक परफेक्ट बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसके तमाम इंटरमीडिएट नोड्स, इंटरनल नोड्स हम उन नोड्स को कहते हैं जो ना तो पेरेंट, ना तो रूट होते हैं, ना लीफ होते हैं। तमाम इंटरनल नोड जो हैं उनके एग्जैक्टली दो चाइल्ड होते हैं, ना जीरो होगा किसी का, ना वन होगा। और तमाम लीफ जो हैं वो हमेशा एक ही लेवल के ऊपर होंगे। तो ऐसे ट्री को बेटा हम परफेक्ट बाइनरी ट्री कहते हैं। अब एक परफेक्ट बाइनरी ट्री जो होता है वो लाजमी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री भी होगा, यानी एवरी परफेक्ट ट्री जो है वो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। लेकिन हर कंप्लीट बाइनरी ट्री जो है वो परफेक्ट बाइनरी ट्री कभी भी नहीं होगा। सिमिलरली हर परफेक्ट ट्री जो है वो फुल बाइनरी ट्री भी हो सकता है, लेकिन हर फुल बाइनरी ट्री परफेक्ट ट्री हो ये जरूरी नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऊपर वाली एग्जांपल में ये फुल बाइनरी ट्री तो है बट ये परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसके जो इंटरनल नोड्स हैं उसके जो चाइल्ड्स हैं वो एग्जैक्टली टू नहीं है। इसी तरह बेटा हमारे पास बैलेंस ट्री आते हैं। एक बैलेंस ट्री ऐसा ट्री होता है जिसकी हाइट उसके लॉग ऑफ एन यानी नंबर ऑफ नोड्स के इक्वल होती है। इससे क्या मुराद है बेटा? अगर आपको किसी नोड, अगर आपको किसी ट्री के अंदर जो नंबर ऑफ नोड्स हैं अगर वो मालूम है और अगर आप उन नोड्स का लॉग ऑफ एन लें, तो अगर आपके पास जो इसका आंसर आए वो इक्वल टू ट्री हाइट आ जाए, जितनी ट्री की आपके पास हाइट है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्री है हमारे पास ये एक बैलेंस ट्री है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस वाली एग्जाम्पल को ही फिलहाल कंसिडर करें तो इसमें नंबर ऑफ नोड जो है बेटा आपके पास वो है 15। अगर आप लॉग ऑफ 15 लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 2.9 समथिंग आएगा, जिसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो 2 की पावर हाउ मच हो तो हम 15 बना सकते हैं। ये अगर मैं राउंड ऑफ कर लूँ इसको 16 के तो मैं कह सकता हूँ कि 2 की सॉरी 1 2 यस 2 की पावर 4। इसका आंसर जो आएगा वो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं 3 पॉइंट समथिंग को तो मेरे पास जो फाइनल आंसर बनेगा, क्योंकि हाइट जो है मेरे पास वो राउंड में ही होती है, तो मेरे पास ये 4 आएगा। अब अगर आप इस ट्री की हाइट देखें तो इस ट्री की हाइट भी 4 है और 4 ही है, यानी आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड देखें किसी साइड के ऊपर, नंबर ऑफ नोड आपके पास 15 है। हाउ मच 2 की पावर होगी तो आपके पास 15 बनेंगे 2 पॉइंट समथिंग। यस ठीक हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो ट्री है ये एक बैलेंस ट्री है। सिमिलरली अगर आप इस ट्री को भी देखेंगे, इसके नंबर ऑफ नोड का अगर आप लॉग इन लेंगे तो आपके पास इसकी हाइट ही बनेगी, यानी अगर आप इसकी हाइट देखें तो अपने मैक्सिमम पाथ देखना है टूवर्ड रूट टू लीफ, तो आपके पास जो मैक्सिमम पाथ बन रहा है वो 3 का बन रहा है। ये आपके पास एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, आपको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि नोड आपके पास लेट से अगर 15 में आ गए हैं, ये 13 में आ गए हैं, ये 10 में आ गए हैं, तो फिर आप इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। इसी तरह बेटा लास्टली हमारे पास स्क्यू ट्रीज आ जाते हैं। स्क्यू ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसमें हर नोड की जो डिग्री होती है वो 1 ही होती है या 0 होती है। किसी भी नोड की डिग्री जो है वो 2 नहीं होती, यानी हर नोड जो है वो सिवाय लीफ नोड के सिर्फ एक ही चाइल्ड कंटेन करता है। तो ऐसे ट्री को हम स्क्यू ट्री कहते हैं, जिसकी आप एग्जांपल नेक्स्ट देख सकते हैं कि एवरी नोड एग्जैक्टली हैज अ वन चाइल्ड एक्सेप्ट ऑफ अ लीफ नोड। ये तो बेटा ये कुछ टाइप्स थी हमारे पास ट्रीज की, आगे उन्हीं की कुछ रिप्रेजेंटेशन दी गई है डिफरेंट। लाइक ये फर्स्ट वन देखें तो ये स्क्यू ट्री है। इसी तरह दूसरा ट्री देखें तो आपके पास अगर अच्छा स्क्यू ट्री की अगर आप हाइट देखें तो इसकी हाइट क्या है बेटा? अगर आप नंबर ऑफ एजेस काउंट करेंगे तो 1 2 3 एंड 4 है। और इसमें नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ नोड्स इसमें बेटा 5 हैं। तो इसकी जो हाइट होती है वो एग्जैक्टली इसके नंबर ऑफ नोड्स के इक्वल हो जाती है, सिर्फ एक आध का आपको फर्क मिलेगा। इसी तरह कंप्लीट बाइनरी ट्री में अगर आप देखें तो इसकी जो आपको हाइट मिलेगी वो हमेशा लॉग ऑफ एन की फॉर्म में मिलेगी आपको, यानी नंबर ऑफ नोड्स का अगर आप लॉग ऑफ एन लेंगे तो आपको उसकी हाइट मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप देखें आपकी जो हाइट इंक्रीज हो रही है वो भी लॉग की फॉर्म में इंक्रीज हो रही है, यानी अगर आप फर्दर चाइल्ड एक्सपेंड करेंगे तो आपका एक ही हाइट के ऊपर जो नंबर ऑफ चाइल्ड क्रिएट होंगे वो पहले 4 होंगे, 4 के बाद वो 8 होंगे, 8 के बाद वो 16 होंगे, 16 के बाद वो 32 होंगे। इसका मतलब है कि आपकी हाइट में एक का इंक्रीज होता है और जो नंबर ऑफ नोड्स होते हैं आपके पास वो डबल होते जा रहे हैं।
बेटा आगे अगेन एक डिफरेंस दिया हुआ है कि फुल बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री का बुनियादी क्या फ़र्क है, हम इसको ऑलरेडी देख भी चुके हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक फुल बाइनरी ट्री है वो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री भी हो सकता है। बेटा ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास कि हम ट्री को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ट्री क्योंकि आपको बना बनाया नहीं मिलेगा। बाइनरी ट्री की जब आप बात करते हैं, आप इसको थ्रू स्ट्रक्चर खुद क्रिएट करेंगे। अगर आप बाइनरी ट्री क्रिएट कर रहे हैं तो आपको 3 चीज़ें चाहिए। अपना डाटा स्टोर करने के लिए आपको एक मेमोरी लोकेशन चाहिए, और फिर हर बाइनरी ट्री के अंदर मैक्सिमम 2 चाइल्ड होते हैं, एक लेफ्ट चाइल्ड होता है, एक राइट चाइल्ड होता है, तो आपको सिर्फ 2 पॉइंटर क्रिएट करने पड़ते हैं। अब अगर एक लीफ नोड होगा तो डाटा एलिमेंट आएगा और जो लेफ्ट और राइट चाइल्ड है उनके पॉइंटर्स नल हो जाएंगे। अगर किसी का एक चाइल्ड है तो वो क्या करेगा, उस चाइल्ड का एड्रेस स्टोर कर लेगा, दूसरे चाइल्ड का एड्रेस उसके पास नल आ जाएगा। तो लिहाजा इसलिए मैं कह रहा था कि बाइनरी ट्री को ही क्यों ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान है और इसको इम्प्लीमेंट आपने खुद करना होता है। अगर आप देखें तो ये सिंपल, हर नोड का एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया, नोड के लिए एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है और हर नोड इसी स्ट्रक्चर को यूज करेगी। इसके अंदर 3 चीजें हैं। पहली चीज डाटा है। डाटा मैंने यहाँ पे टीचर फॉर्म में कंसीडर किया हुआ है, बट डाटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। और फिर 2 आपको पॉइंटर्स चाहिए, क्योंकि आपने दो नोड्स के एड्रेस स्टोर करने होते हैं हर नोड में मैक्सिमम, लेकिन वो मैक्सिमम से कम भी हो सकते हैं, लाइक लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन की अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अब बेटा अगर हम बाइनरी सर्च ट्री की बात करें, यानी पहले हमने ट्री को देखा, फिर हमने बाइनरी ट्री को देखा, अब हम अगर देखें कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होते हैं। बाइनरी सर्च ट्री बेटा ऐसे बाइनरी ट्रीज होते हैं, यानी पहली चीज तो ये है कि उनका बाइनरी फॉर्म में होना जरूरी है। तो बाइनरी फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ट्री में हर नोड जो है वो उसकी जो चाइल्ड की जो रेंज है वो 0 और 2 के दरमियान में होगी, इंक्लूडिंग 0 एंड 2। तो 2 से ज़्यादा चाइल्ड किसी भी नोड के नहीं होंगे। लेकिन इसके साथ साथ उसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज और पाई जाएंगी। हर नोड का बेटा जो लेफ्ट सब ट्री होगा वो हमेशा उससे स्मॉलर होगा इन फॉर्म ऑफ वैल्यू, और हर नोड का जो राइट सब ट्री होगा वो उससे ग्रेटर होगा। अगर किसी भी ट्री के अंदर ये 2 खसूसियात पाई जाएं तो हम उन ट्रीज को बाइनरी सर्च ट्रीज भी कह सकते हैं, और ये एक फिर वेरिएंट हो जाता है डाटा स्ट्रक्चर का, यानी ये इटसेल्फ एक डाटा स्ट्रक्चर है। आप इसको सिर्फ ट्री नहीं कहेंगे, आप इसको सिर्फ बाइनरी ट्री नहीं कहेंगे, अब ये डाटा स्ट्रक्चर जो है ये आपका बाइनरी सर्च ट्री होगा। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि अगर आप किसी भी नोड को देखें और आप उसकी लेफ्ट चाइल्ड्स को देखें और उसके राइट चाइल्ड को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि लेफ्ट चाइल्ड में तमाम वैल्यू उस रूट से बिलो हैं और राइट साइड की तमाम वैल्यू उस रूट से ग्रेटर हैं। लाइक अगर आप देखें तो 8 के 2 सब ट्रीज हैं। अगर आप लेफ्ट सब ट्री को देखें तो सारी वैल्यूज जो हैं वो स्मॉलर हैं, और अगर आप इसके राइट सब ट्री को देखें तो सारी वैल्यूज 8 से ग्रेटर हैं। सिमिलरली अब अगर मैं पहले सब ट्री को कंसीडर करूं जो कि मेरे पास लेफ्ट सब ट्री था, अब इसमें रूट अगर मैं 5 कंसीडर कर लूं तो 5 के लेफ्ट पे जो भी वैल्यूज है मेरे पास वो सारी उससे स्मॉलर हैं, और राइट साइड की सारी वैल्यूज उससे ग्रेटर हैं। सिमिलरली अब अगर मैं 11 को एज ए रूट कंसीडर करूं किसी सब ट्री का, तो मेरे पास जो टूवर्ड लेफ्ट साइड वैल्यूज हैं वो 11 से स्मॉलर हैं, और टूवर्ड राइट साइड जो वैल्यूज हैं वो ग्रेटर देन 11 हैं। बेटा बाइनरी सर्च ट्री जो है ये बहुत ही एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर है उस केस में जब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हों वो डिक्शनरी डाटा स्ट्रक्चर्स की हों। हमारे पास ना कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ जो ऑपरेशन परफॉर्म होने होते हैं ना वो एग्जैक्टली वही होते हैं डाटा के ऊपर जो कि आप सिंपल किसी डिक्शनरी में परफॉर्म करते हैं। तो हम ऐसे डाटा स्ट्रक्चर को फिर डिक्शनरी डाटा स्ट्रक्चर भी कह देते हैं। लाइक आपके पास एक बाइनरी सर्च ट्री है, इसके बाद हमने एक हैशिंग पढ़ेंगे, तो हैशिंग भी जो है वो डिक्शनरी रिक्वायरमेंट के ऊपर ही काम करता है। डिक्शनरी डाटा स्ट्रक्चर बेटा क्या होते हैं, जिन जिन जिस ऐसे डाटा स्ट्रक्चर्स जिनके ऊपर आपने बहुत ही लिमिटेड ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, तो आप ये ऑपरेशन फास्टली परफॉर्म कर सकते हैं जब आप बाइनरी सर्च ट्री को यूज करेंगे या फिर आप हैशिंग को यूज करेंगे। डिक्शनरी की मिसाल आप ऐसे ही ले सकते हैं जैसे आपके पास पहले हार्ड फॉर्म में फिजिकल डिक्शनरीज आती थी, आपने कभी स्कूल लाइफ में यूज की होंगी। तो अगर आप उस डिक्शनरी में देखें तो आप जो मोस्ट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वहां पे वो सर्च का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। नो डाउट जब उस डिक्शनरी को क्रिएट किया गया तो इंजर्शन का ऑपरेशन परफॉर्म किया गया होगा, हो सकता है डिलीशन का भी ऑपरेशन परफॉर्म किया गया हो, कुछ वर्ड्स को रिमूव भी किया गया हो वहां से, लेकिन जो मोस्ट ऑफ ऑपरेशन है आपका वो सर्च का है।
और आप कभी रेंज में सर्च नहीं करते, आप हमेशा एक एक कोई आप जो वर्ड है आप उसका मीनिंग सर्च कर रहे होते हैं। तो अगर आपने किसी पर्टिकुलर ही एक ही वर्ड को आपने सर्च करना है या आपने किसी एक ही डाटा को सर्च करना है हमेशा जाके, तो वहाँ तो ऐसी रिक्वायरमेंट्स को हम डिक्शनरी डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर मैप करते हैं। बेटा आपका ये सेशन एंड होने वाला है, इसको आप एंड करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, आप इसको दोबारा ज्वाइन कीजिएगा।